गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की व्याकरण शिल्पी का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: ऋण, यौगिक और योग ऋण। हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। इन शब्दों को पढ़िए। उपसर्ग: प्रवास, और फिर बास, प्रवास। अवगुण, अव प्लस गुण, निर्गुण, निर प्लस गुण। उपयुक्त सभी शब्दों का निर्माण मूल शब्द बास, गुण और गुण से पूर्ण क्रमः प्रत्यय, अव और निर शब्दांश को जोड़ने पर हुआ है। इन शब्दांशों को जोड़ने से मूल शब्दों के में केवल परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि उनके अर्थ की विशेषता भी आ गई है। मूल शब्दों से पहले जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद: उपसर्ग के 4 प्रकार से उपसर्ग को प्रयोग में ला सकते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, तीसरा है उर्दू उपसर्ग और चौथा है संस्कृत अव्यय। संस्कृत उपसर्ग: उपसर्ग इस प्रकार से दे रखे हैं आपके, ये उनका अर्थ दे रखा है और ये उदाहरण दे रखा है आपको इस चित्र में। तो उपसर्ग है अति और इसका अर्थ है अधिक, और उदाहरण हो गया अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यधिक। इस प्रकार से ये दे रखा है। उपसर्ग का भी दे रखा है, उसका अर्थ भी बता दिया है उपसर्ग का, और उसका उदाहरण भी दे रखा है आपको। अब आता है दूसरा, आता है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग है ए प्लस अन, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। इसका उदाहरण है अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाय। इस प्रकार से ये आपको उदाहरण दिए गए हैं। अब तीसरा है उर्दू अथवा आगत उपसर्ग। वे उपसर्ग है, ये अर्थ हुआ बिना। तो ये हो गया बेरहम, बेगुनाह, बेईमान, बेखटके, बेघर, बेहोश। उसी प्रकार से ये आपके पूरे दे रखे हैं। इसमें भी आपको पूरे शब्द वो क्या नाम है, सारे वो दे रखे हैं उदाहरण, जिन्हें आप एक बार से देखना और पढ़ना। संस्कृत अव्यय उपसर्ग आ, अर्थ निषेध, उदाहरण अज्ञान, अभाव, अहिंसा, अधर्म, अकाल आदि। इस प्रकार से संस्कृत अव्यय के भी उदाहरण आपको दे रखे हैं, इन्हें भी एक बार से देखना और पढ़ना और याद करो। इन्हें भी जानिए। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अव्यय से बने उपसर्गों को अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग भी होते हैं। आइए इनका भी करते हैं अध्ययन। अंग्रेजी उपसर्ग ये कौन कौन से हैं? 22 ये उपसर्ग है, इसका अर्थ है उप या सहायक। 22 चांसलर्स, 22 प्रेसिडेंट, 22 प्रिंसिपल। सब अधीन, नीचे, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, सब बे। इस प्रकार से ये अंग्रेजी में भी उपसर्गों का उपयोग हुआ है। ये इसके उदाहरण है। आओ बच्चों एक बार दोहराते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, संस्कृत अव्यय और अंग्रेजी उपसर्ग। ये आपके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जो आपके साप्ताहिक गृह कार्य में आपको बता दिए जाएंगे। अब से दूसरा है प्रत्यय। इन शब्दों को पढ़िए। लिख प्लस आवट, तो ये हो गया लिखावट। दुकान प्लस दार, दुकानदार।
आपने देखा कि, लिख, पढ़, लड़का, दुकान, नान, टोपी, अंत में आवट, आई, पन, द्वार, इन वाला शब्दार्थ जोड़ने के नए शब्द बने हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में अनेकों ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्द से के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं। उन्हें शब्दांश प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो अंत में जुड़कर मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की विशेषता, प्रत्येक शब्दांश मात्र है, अतः इसका प्रयोग शब्द या धातु के अंत में जोड़कर किया जाता है। प्रत्यय को स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्ययों के प्रयोग में नवीन शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्ययों के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और शब्द में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आपने देखा कि जैसे कि पालन प्लस हार, पालन हार, लिख प्लस आवट, लिखावट। इस प्रकार से आपने देखा कि क्रमशः पालन, लिखावट आदि ये जुड़े हुए हैं। ये प्रत्यय में यहाँ प्रयुक्त सभी प्रत्यय कृत्य प्रत्यय हैं। कृत्य प्रत्यय के योग में बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत्य पदों प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। ये आपके कृत्य प्रत्यय से कुछ बनने वाले कुछ शब्द हैं। ये इस प्रकार से दिए गए हैं। ये प्रत्यय है, ये धातु और ये संज्ञा। इन्हें एक बार से ध्यान से देखिए। जैसे प्रत्यय अन्न है, धातु हो गई पठ भक्ष, तो ये हो गया संज्ञा बन गई पठन और भक्षण। इस प्रकार से विशेषण बनाने वाले कृत्य पक्ष विशेषण, ये भी कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। धातु, ये विशेषण। कृत्य प्रत्यय के भेद। कृत्य प्रत्यय भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराने वाले हैं, जो इसमें भी ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं कृत्यवाचक पद के। अभी एक दूसरा है कर्मवाचक पद, जो कर्म का बोध कराते हैं। ऐसे प्रत्यय उन्हें कर्मवादक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय ये हो गई मूल शब्द, ये हो गया इसका। इसी प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं इनके सारे, इन्हें एक बार देखिए। करणवाचक कृत्य प्रत्यय क्रिया के साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणबद्ध कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय हो गए, ये मूल शब्द, और ये इनका उदाहरण सारे दिए गए हैं। भाववाचक कृत्य पद क्रिया के व्यापक या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत्य पद कहलाते हैं। ये भी आपके सारे उदाहरण दिए गए हैं। क्रियावाचक कृत्य पद, जिन कृत्य पदों की क्रियापरक संज्ञा विशेषण और अव्ययबोधक क्रियाएं बनती हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत्य पद कहते हैं। ये भी आपके सारे उदाहरण दिए गए हैं इसमें भी। अब है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चा प्लस पन, बचपन। संज्ञा प्लस प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के भेद, इनके भी 8 भेद होते हैं। पहला है कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जो है कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत्यवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी इसके उदाहरण दिया गया है। भाववाचक, भाव में बोध कराने वाले प्रत्यय, ये भाववाचक होते हैं तद्धित प्रत्यय। इसके भी उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन सभी के आपको उदाहरण दिए गए हैं। गणनावाचक तद्धित संज्ञा का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जो संज्ञा का बोध कराते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ये दे रखे। स्थानवाचक तद्धित, स्थान का बोध कराने वाले उसे कहते हैं स्थानवाचक
तद्धित प्रत्यय, उसके भी दे रखे हैं आपको सारे उदाहरण। लघुवाचक तद्धित प्रत्यय, लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय, ये दे रखे हैं। फिर है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, समानता का बोध कराने वाले सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, कई बार उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ लगाकर भी शब्द रचना की जाती है। जैसे उपसर्ग हो गया अभी और मूल शब्द है मान, प्रत्यय हो गई ई, निर्मित शब्द हो गया अभिमानी। इस प्रकार से और भी आपके उदाहरण दिए गए हैं। दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग, कई बार एक ही शब्द के दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र प्लस ये प्लस ता, ये हो गया राष्ट्रीयता। आओ बच्चों एक बार दोहराते हैं इन्हें, इसे पढ़ना आप एक बार, सारे आपको दोहराना है इन्हें, पढ़ के अच्छे से पढ़ना और याद करना। ये आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं प्रत्यय से जुड़े हुए, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। अब तीसरा आता है समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त अथवा अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उस शब्द को संक्षिप्त कर देना, इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समस्त समास, समास की प्रक्रिया बनाने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के मुख्यतः दो पद होते हैं, पहला है पूर्ण पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्ण पद, जो पहला पद होता है वो तो पूर्ण पद कहलाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पद, यह है हंस वाहिनी, तो समास विग्रह हो गया इसका हंस प्लस वाहिनी। हंस है जिसका वाहन, हंस है वाहन जिसका, तो ये क्या हो गया, ये हाँ समास कहलाते हैं। तो यह है समस्त पद, पूर्ण पद, उत्तर पद। दशानन, दश प्लस आनंद, तो ये हो गया दशानंद। तो ये पूर्व पद क्या है, हमने यही पढ़ा है ना, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन शब्दों का संक्षिप्त रूप में कर देना ही समास की प्रक्रिया है। तो ये है समास हो गया, समस्त पद हो गए दशानंद, पूर्व पद हो गया दशानंद का दश और उत्तर पद हो गया आनंद। इसी प्रकार समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद दशानंद, समास विग्रह हो गया दश है आनंद जिसके। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। पहला है तत्पुरुष समास, द्विअंगू समास, कर्मधारक समास, द्वंद्व समास, पांचवा है बहुविंगी समास और छठा है अव्ययीभाव समास। अब ये तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों ये कुछ आपके क्या नाम है उदाहरण दिए गए हैं तत्पुरुष समास के। अब तत्पुरुष समास के ये भेद भी हैं, कौन कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संभव तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, दिवंगु। फिर आ जाता है दूसरा है दिवंगु समास, जिस समस्त पद के पूर्ण पद संज्ञावाची विशेषण तथा समस्त पद समूह बोधक होते हैं उन्हें दिवंगु समास कहते हैं। तीसरा कर्मधारक समास, द्विअंगू समास के ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आप एक बार से देखना और पढ़ना। कर्मधारक समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारक समास कहते हैं। ये है समस्त पद और ये है समास विग्रह। चौथा है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास को दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है। इस प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं। बहुविंगी समास, जिस समास में दोनों पदों के कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य
पद प्रधान होता है उसे बहुविंगी समास कहते हैं। समस्त पद और समास। अब है छठा है अव्ययी समास। जिस समास के पूर्ण पद अव्यय होते हैं उसका योग में समस्त पद भी अव्यय हो जाते हैं, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। ये उसके भी उदाहरण दिए गए हैं। कर्मधारक धारण और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारक समास में दोनों पदों के विशेषण और विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को विशेषता प्रकट करते हैं। दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और विद्यार्थी परीक्षा में गलती कर बैठे। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास और ये कर्मधारक समास के उदाहरण हैं। ऐसे ही द्विलिंगी समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है, ये आपको दे रखा है दोनों में। ये कुछ दोहराने वाली बातें हैं बच्चों, जो आप एक बार से दोहराना और याद करना। ये आपके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।